स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज की क्लास में मैं टॉपिक को कंटिन्यू कर रहा हूं और क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं रिमेनिंग आज करवा के खत्म कर दूंगा। तो आज आपका टीपीडी ईएमएफ का हर एक सवाल, हर एक क्वेश्चन, कुछ नहीं बचता है, डिटेल में अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक शुरू होगा किरचॉफ्स लॉ, करंट का ऑलमोस्ट 50% बचा है, खत्म कर दूंगा मैं। क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद है ये मैंने करवाया था कि एक सेल के दो वोल्टेज होते हैं, एक तो ईएमएफ होता है, एक टीपीडी होता है। अगर करंट जब तक सेल से नहीं निकल रहा है तब तक के वोल्टेज को ईएमएफ कहते हैं। एक बार करंट आ जाएगा तब के वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? टीपीडी कहते हैं। तो सवाल ये है कि एक वीआई ग्राफ है, वोल्टेज करंट ग्राफ, तो ऐसे ही बनता है, मैंने बनाया भी था, स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है। तीन आइडेंटिकल सेल का है। ये जो वी आई ग्राफ है वो एक सेल का नहीं है, तीन सेल का है, और तीनों सेल किसमें है? सीरीज में है। आइडेंटिकल का मतलब सभी का ईएमएफ एक ही है, ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक ही वैल्यू के साथ है, आर। तो आपको सभी का अपना अपना इंडिविजुअल जो भी एक ही है ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। एक बात का जवाब देना, जब तीन सेल होंगे बेटा और सीरीज में होंगे, तो सीरीज में तो मैंने बताया था ना कि ईएमएफ भी ऐड होकर आता है और रेजिस्टेंस भी ऐड होकर आता है। तो तीन सेल अगर सीरीज में होंगे तो उनका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3, 3E। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 यानी कि 3R। देखो ध्यान से देखो, ये हो गया। ये ग्राफ एक सेल का नहीं है, ये तीन सेल का डाटा है बेटा, तीन सेल का है। तो नेट तीनों का लेंगे ना, इंटरनल रेजिस्टेंस तीनों का हो गया। ग्राफ देख के बताओ, जो पूछूंगा। ग्राफ में साफ दिख रहा है कि जब वोल्टेज 6 वोल्ट है, देखो जिस समय वोल्टेज 6 वोल्ट है उस समय करंट 0 है। साफ देखो, तो ये 6 वोल्ट इस स्टोरी का नेट ईएमएफ होगा। ईएमएफ होगा क्यों? क्योंकि वो वोल्टेज जिस पे करंट 0 हो वो ईएमएफ कहलाता है। इसका मतलब बोलोगे सर ये जो 6 वोल्ट है, ये जो 6 वोल्ट है सर, ये नेट ईएमएफ है पूरे सिस्टम का। इसका मतलब 6 वोल्ट इज द ईएमएफ ऑफ ऑल सेल्स। इसका मतलब ई नेट 6, इसका मतलब ई नेट क्या है? 3E। इट मींस 3E इज इक्वल टू 6, तो एक E इज इक्वल टू 2 वोल्ट, यानी एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है। ये जो डाटा है, ये जो हम इससे निकाल रहे हैं वो एक सेल का थोड़ी है, तीन सेल का सीरीज में है ना बेटा। तो ईएमएफ तो होगा ठीक है, लेकिन एक का थोड़ी होगा। ये तो पूरे सिस्टम का डाटा है ना। तो ये 3E इज इक्वल टू ई नेट है, तो ई नेट 6, ई नेट होगा क्या पूरे सिस्टम का? 3E इज इक्वल टू 6, तो एक E इज इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया। अब एक बात का जवाब दो, जब करंट 1 एम्पियर है तो उस समय वोल्टेज 0 है। करंट जब 1 एम्पियर है तो वोल्टेज 0 है। तो बोलोगे सर जो टीपीडी है, जो भी मानो इसको वी नेट मान लो, वी नेट 0 है, नेट ही लिखेंगे ना क्योंकि पूरे सिस्टम का है। कब वी नेट 0 है? जब करंट 1 एम्पियर है। तो फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस आई आर। तो V के यहां पे लिख दो आप, वी नेट E माइनस आई आर। वी नेट, E नेट, आई नेट, सीरीज में तो एक ही करंट होता है, और इंटू 3R। फॉर्मूला तो V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है, बट यहाँ पे ये पूरे सिस्टम का देख रहे हैं ना, ये एक का नहीं है, तीन सेल का है। तो E नेट, I, R नेट, 3R। V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। फॉर्मूला वही है, लेकिन ये तीन सेल का था, ये सिस्टम का था, सीरीज सिस्टम का था। तो पूरा E पूरे सिस्टम का, R भी पूरे सिस्टम का। चलो V नेट क्या है? 0 है। कब? जब करंट कितना लोगे? 1 पे 1 जब लेंगे तो V 0 है। E आपको निकल चुका है 2। सॉल्व करो, 6 माइनस 3R, R इज इक्वल टू 2 ओम। यानी सर हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है और ईएमएफ 2 वोल्ट है। आप देखो, सबसे पहले ये जो डाटा था वो एक सेल का नहीं था, तीन सेल का था। तो जो भी फॉर्मूला नहीं बदला है, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है। बट ये जो हम ले रहे हैं 3E के लिए, जो ले रहे हैं 3R के लिए, क्योंकि ये ग्राफ एक सेल का नहीं, तीन सेल सीरीज का है। फॉर्मूला वही है, V इक्वल टू E माइनस आई आर, बट 3E होगा, E नेट होगा, आई नेट होगा। तो नेट कितना, तीनों में कितना करंट जा रहा है? 1। वो तो सीरीज में तो एक ही करंट होता है। और आर भी कितना? 3R। यहाँ पे तीन सेल का था, ये स्टोरी तीन सेल की थी, तो सब कुछ 3 सेल का लिया गया है, फॉर्मूला नहीं बदला है। ये है क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपको। कुछ नहीं किया मैंने, इस वोल्टेज पे करंट 0, तो ये नेट ईएमएफ, इस करंट पे वोल्टेज 0 रखा। जब ये I1 लेंगे तो इधर का V 0 कर देंगे, खत्म। यहां से स्मॉल r आ जाएगा।
अगला सवाल सर्किट का देखना है। सर्किट बना हुआ है, पूछा है कि इस सर्किट से टोटल करंट क्या ड्रॉ होगा, व्हाट इज द टोटल करंट व्हाट वी कैन गेट फ्रॉम दिस सर्किट। आराम से जवाब देना। मैंने पहले भी बताया था, अगर एक ही सर्किट में कई सारे सेल सीरीज में लगे हों तो करंट तो कोई एक ही निकालेगा, सीरीज में सब थोड़ी निकालेगा, कोई एक निकालेगा। तो कौन निकालेगा भाई? जिसका ईएमएफ सबसे बड़ा है। इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ 2E है, इसका ईएमएफ 5E है। तो किसकी जिम्मेदारी है करंट निकालने की? 5E की। तो यहां से करंट जो भी निकलेगा वो निकालना है। और सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसका R है, इसका 2R है, इसका 3R है। सबका अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो पूछा है बताइए इससे क्या करंट निकलेगा, व्हाट द करंट विल कम आउट फ्रॉम दिस सेल, वी हैव टू फाइंड दिस करंट वी हैव टू फाइंड। बहुत सिंपल है, आराम से देखना, ज्यादा जल्दी नहीं है। सीरीज में जितने भी सेल हो सबको ई नेट प्लस करके आता है। तो मैंने, लेकिन देखो मैंने यहाँ क्या किया है, 5E और E को प्लस किया है लेकिन 2E को माइनस किया है। बोलोगे ऐसा क्यों? कहानी थोड़ा बदल रही है। देखो करंट इससे निकला, इसमें जब जाएगा तो प्लस से माइनस जाएगा, जब जब इससे गुजरेगा 2E वाले से तो प्लस से माइनस, और इसमें जब इससे गुजरेगा तो माइनस से प्लस, फिर जब इससे जब जब आएगा तो माइनस से प्लस। तो देखो जब जब यहां से निकलने के बाद जब इससे गुजरेगा तो प्लस से माइनस जाएगा, इसमें चार्जिंग की कहानी है। और इसमें जब जाएगा तो माइनस से प्लस, इसमें डिस्चार्जिंग की कहानी है। और फिर जब घूम के वापस जाएगा तो इसमें भी माइनस से प्लस, तो इसमें भी डिस्चार्जिंग की कहानी है। तो दो में एक कहानी है। इस 5E वाले में और E वाले में एक ही स्टोरी बन रही है डिस्चार्जिंग, और 2E वाले में उल्टी स्टोरी बन रही है चार्जिंग। तो क्या नेट ईएमएफ में जहां एक स्टोरी बनेगी वहां प्लस लेंगे और जहां उल्टी स्टोरी बनेगी वहां माइनस कर देंगे। तो 5E और E प्लस में ले लेंगे और 2E में उल्टी कहानी है माइनस में ले लेंगे। तो E नेट कितना आ गया? 4E। यही होता है सीरीज में, एक कहानी वाले को एक साथ, उल्टी कहानी वाले को माइनस। उसके बाद करंट का फॉर्मूला होता क्या बेसिकली, जो E अपॉन R प्लस R, लेकिन यहां एक से ज्यादा है तो नेट, इंटरनल रेजिस्टेंस भी एक से ज्यादा है तो वहां भी R नेट और प्लस एक्सटर्नल R। फिनिश। अब क्या करें, जवाब दो। E नेट 4E, R नेट R प्लस 2R प्लस 3R कितना हो गया? 6R, अब प्लस एक्सटर्नल हो गया करंट। फॉर्मूला वही है, I इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, वही है। जो एक से ज्यादा होता है नेट ले लेते हैं। इस सवाल में देखो यहां भी दो सेल हैं, एक का ईएमएफ 2E, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, दूसरे का ईएमएफ E, इंटरनल रेजिस्टेंस R, और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। पूछा है बताइए इस सिस्टम से, इस सर्किट से क्या करंट फ्लो होगा। एक मिनट, यहां दोनों ये पैरेलल में हैं। तो मैंने क्या कहा था, दो सेल अगर पैरेलल में हो तो ई नेट कैसे निकलता है? सीरीज में तो सीधे प्लस करके निकल जाता है, बट पैरेलल में कुछ और कहानी थी। याद करो क्या कहानी थी? E1R2 प्लस E2R1 बाय R1 प्लस R2, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। याद करो, नोट्स देखो, पढ़ाया था मैंने। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा बच्चे, ई नेट E1 2E इंटू R2, R2 क्या है? R, राइट, प्लस E2 इंटू R1, E2 क्या है? E, और R1 क्या है? 2R। हो गया ना? E1 इंटू R2 प्लस E2 इंटू R1। देन व्हाट यू विल राइट, अपॉन R1 प्लस R2, 2R प्लस R। क्या हो गया? 2ER प्लस 2ER, 4ER, R कट गया, 4/3E। तो व्हाट यू विल से सर, जो नेट ईएमएफ आ गया 4/3 टाइम्स ऑफ E। उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस भी दो हैं, पैरेलल में है तो उसका भी नेट निकालना है। करंट के फॉर्मूले में फॉर्मूला तो ये होता है, लेकिन जो एक से ज्यादा है उसका नेट, इसका नेट, इसका नेट। अब R का नेट निकालो, यहां पैरेलल में है तो कैसे निकलता है? 1/R1 प्लस 1/R2, 3R/2 उल्टा करोगे 2R/3। हो गया। करंट का फॉर्मूला चाहिए, करंट क्या निकलेगा सिस्टम से वो चाहिए। ई नेट कितना आया देखो बेटा, 4/3 आया, अपॉन R नेट 2/3R प्लस R। सॉल्व करोगे बेटा, 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 4E अपॉन 2R प्लस 3R। वो सीरीज ग्रुपिंग में सवाल दिया था, ये पैरेलल में जब भी देगा तो दो ही सेल देगा, 3 सेल नहीं देता। सीरीज में तो कई दे देता है, बट पैरेलल में दो ही सेल पे पूछता है। याद रखना है सब क्वेश्चंस। अब देखो, सेल का ईएमएफ 12 वोल्ट, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम,
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वहां लगा है 5 ओम का, मैक्सिमम करंट पूछा है, तो करंट का फॉर्मूला होता है बेटा E अपॉन R प्लस आर। नेट तो तब लेते हैं ना जब एक से ज्यादा सेल होता है, तो इसका भी नेट इसका भी नेट आ जाता है। लेकिन जब मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम करंट तभी होता है जब रेजिस्टेंस कम हो। जितना बड़ा रेजिस्टेंस उसको गायब कर दो सर्किट से, करंट मैक्सिमम आ जाएगा। तो बड़ा रेजिस्टेंस तो एक्सटर्नल ही होता है, तो फॉर्मूले में भले एक्सटर्नल दे, अगर हम कैपिटल आर को घटा कर देखेंगे, नेग्लेक्ट करके देखेंगे, तो वो जो करंट मिलेगा ई बाय आर से वो मैक्सिमम मिलेगा। कभी भी मैक्सिमम पूछे, याद रखना बेटा, कभी भी मैक्सिमम पूछे, आपको भले कैपिटल आर दे दे, आपको लेना नहीं है। वी विल नेग्लेक्ट, क्योंकि जितना बड़ा रेजिस्टेंस गायब करेंगे उतना करंट ज्यादा मिलेगा। अगला सवाल ध्यान से देखना, सब अच्छे क्वेश्चन से ध्यान से देखो। सेल का ईएमएफ 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट 0.5 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी पूछा है। याद है, एक होता है टीपीडी और एक होता है टर्मिनल वोल्टेज। टीपीडी तो होता है E माइनस आई आर या E प्लस आई आर, वो डिपेंड करता है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे। लेकिन अगर टर्मिनल वोल्टेज इज द ओनली वोल्टेज फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज होता है I इंटू आर। लेकिन यहाँ पे कैपिटल आर टर्मिनल वोल्टेज पूछा है, टर्मिनल वोल्टेज इज द वोल्टेज फॉर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दिया ही नहीं है। कोई बात नहीं, परेशान मत हो। करंट होता है E बाय आर प्लस आर। नेट तो यहां लेंगे नहीं, सब एक सिंगल है। करंट कितना है 0.5, ईएमएफ कितना है 10, इंटरनल कितना है 3। सॉल्व करके पहले कैपिटल आर निकाल दो, एक्सटर्नल निकाल दो, फिर टर्मिनल वोल्टेज निकाल दो, गेम इज ओवर। अगला सवाल देखना नेक्स्ट। आपके पास इस क्वेश्चन में देखना 6 सेल्स हैं, एक नहीं 6 सेल हैं, सबके सब एक ही ईएमएफ के हैं 2 वोल्ट, सबके सब एक ही इंटरनल रेजिस्टेंस के हैं 0.015 ओम, और वो जुड़े हुए हैं एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, यानी बहुत सारे सेल सीरीज में और एक एक्सटर्नल दे रखा है। बड़ा आसान है, इसमें तो बहुत इजी है। फाइंड द करंट, तो करंट का फॉर्मूला E बाय आर प्लस आर। सेल एक से ज्यादा है E नेट आर नेट, सीरीज में सीधे जुड़ जाता है, 6 है तो 6E। स्मॉल आर भी एक से ज्यादा होगा, जब सेल है तो सेल का ही तो होता है इंटरनल, 6R प्लस आर। रखो, निकाल दो। फिर पूछा है मैक्सिमम करंट, मैंने मना किया था मैक्सिमम में फॉर्मूला यही होगा, बस इसको नहीं लिया जाएगा। तो E नेट बाय आर नेट, मैक्सिमम में एक्सटर्नल को भले ही दे, नहीं लेना है करंट के लिए, तो 6E बाय 6R कट गया, E बाय आर आ जाएगा। ठीक है, फिर पूछा है टर्मिनल वोल्टेज, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चे? अभी मैंने बताया टर्मिनल वोल्टेज होता है क्या, I इंटू आर। I इंटू आर, आर पता है, I पता है, निकल जाएगा। अब देखना है स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस, लास्ट बचे हुए क्वेश्चंस इस टॉपिक पे। ये आप देखो, सर्किट में 2 सेल हैं E1 E2, सीरीज में है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2, 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब तक पूरे सवाल में सिर्फ एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देखते थे आप अब तक, अब इस सवाल में 2 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो पूछा है कि बताओ क्या करंट निकलेगा सेल से। तो मैंने क्या कहा था बेटा, अगर 2 सेल हो या 2-4 सेल ज्यादा हो, तो सीरीज में उसी से करंट निकलता है जिसका ईएमएफ ज्यादा होता है। तो ज्यादा ईएमएफ E1 के बारे में कहा है उसने, तो E1 से करंट निकलेगा I। बस करंट का फॉर्मूला तो जानते हो किसी सर्किट में क्या होता है। यहाँ पे एक से ज्यादा है तो E नेट, सीरीज में E1 प्लस E2, दोनों में एक ही कहानी है। देखो करंट निकलेगा तो जब भी वापस जाएगा तो इसमें भी माइनस से प्लस, इसमें भी माइनस से प्लस, दोनों में डिस्चार्जिंग ही चलेगा, तो एक स्टोरी पे प्लस हो जाता है। आर नेट भी होगा, 2 हैं, R1 प्लस R2। एक्सटर्नल का भी नेट होगा, यहाँ भी 2 हैं, बट वो पैरेलल में है तो उसका भी नेट लेना है। अब तक तो एक्सटर्नल एक होता था, इसका नेट नहीं होता था, बट यहाँ एक से ज्यादा है तो उसका भी नेट निकालना पड़ेगा। पैरेलल है तो पैरेलल में निकालना पड़ेगा, उसके बाद तो रख तो आ जाएगा। ये सवाल कराने का मकसद था कि देखो एक्सटर्नल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं। अगला, एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ 8 वोल्ट है, 8 वोल्ट है स्टोरेज बैटरी का ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। इस चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई, इस बैटरी को ईएमएफ कहां से आता है? अपने आप तो आता नहीं है, चार्ज करते हैं बाहर से एक डीसी सप्लाई से। बैटरी के पास डीसी होता है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज होता है, 120 वोल्ट से सप्लाई से चार्ज कर रहे हैं। उसके साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है 15.5 ओम का एक्सटर्नल। तो टर्मिनल वोल्टेज पूछा है बैटरी का, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला मन में लाओ, I इंटू आर। टर्मिनल वोल्टेज कई बार बता चुका हूं, सिर्फ एक्सटर्नल का होता है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए,
आई चाहिए। आई निकालने का फॉर्मूला सर्किट में क्या होता है, E अपॉन R प्लस आर, नेट क्यू ने एक ही है, कैपिटल R 15.5, स्मॉल r 0.5। ईएमएफ में कंफ्यूजन है, यहाँ दो वोल्टेज है, 8 वोल्ट और 120 वोल्ट। तो कभी भी दो वोल्टेज दे देना, ईएमएफ के अलावा ये दे दे कि भाई ये सप्लाई है और ईएमएफ 8 वोल्ट है। तो जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा, वो जो बचा हुआ वोल्टेज होगा वो होगा। ईएमएफ 8 वोल्ट है, तो ये स्टोरेज बैटरी क्या करता है कि 8 वोल्ट को स्टोर कर लेता है। आप सप्लाई दे रहे हो 120 वोल्ट का और ईएमएफ इसका 8 ही वोल्ट है, लिमिट इसकी 8 वोल्ट है स्टोर करने की। तो जो बचा हुआ 112 है, 112 वोल्ट, वो कहां जाएगा, वो करंट निकालेगा। जब अगर एक ही ईएमएफ देता है तो सीधे E अपॉन R प्लस आर, लेकिन जब चार्जिंग इतना से हो रहा है और ईएमएफ इसका इतना है, तो बाकी 110 12 वोल्ट 112 वोल्ट कहां जा रहे हैं, वो इफेक्टिव वोल्टेज आएगा। यहां पे करंट में वो लिया जाएगा, ध्यान रखना। सप्लाइड वोल्टेज माइनस जो उसने अपना स्टोर किया ईएमएफ। अगर ये सप्लाई की कहानी नहीं होती तो ईएमएफ 8 वोल्ट से निकाल देते हैं, ये ध्यान रखना। तो E क्या लेंगे, ना तो 8 लेंगे ना 120 लेंगे, 112 लेंगे। उसके बाद करंट निकाल दो, करंट निकल गया तो वोल्टेज ऑफ, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी निकाल दो। अगला सवाल है, मान लो आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 और R3, और आपसे मैं बोलूं कि इन 3 रेजिस्टेंस को लेकर आप कितने मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हो, मतलब इन 3 रेजिस्टेंस को लेकर हाउ मेनी मैक्सिमम कॉम्बिनेशन यू कैन प्रिपेयर। तो बड़ा आसान है। पहला पॉसिबिलिटी होगा कि तीनों को सीरीज में लेकर बना दें। दूसरी पॉसिबिलिटी होगी कि तीनों को पैरेलल में लेकर बना दें, 2 तरह का कॉम्बिनेशन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी बेटा, तीसरी ये होगी कि कोई भी 2 सीरीज में ले लो, कोई भी दो सीरीज में ले लो, एंड देन उसके तीसरे के साथ पैरेलल में ले लो। R1 R2 सीरीज में R3 के साथ पैरेलल में, या R2 R3 सीरीज में ले लो और जो रिजल्ट आएगा R1 के साथ पैरेलल में, या R1 R3 सीरीज में जो रिजल्ट आएगा R2 के साथ पैरेलल में। ऐसे भी कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगला जो लास्ट ऑप्शन होगा उल्टा होगा, पहले 2 किसी को पैरेलल में ले लो और तीसरे के साथ सीरीज में ले लो। R1 R2 पैरेलल में निकाल दो और जो रिजल्ट आएगा इसके साथ सीरीज में ले लो। R2 R3 पैरेलल में निकाल दो, जो रिजल्ट आएगा वो R1 के साथ सीरीज में ले लो। R1 R3 पैरेलल में ले लो और जो रिजल्ट आएगा R2 के साथ सीरीज में ले लो। तो ये मैक्सिमम पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 तरह के हो सकते हैं 3 रेजिस्टेंस को लेकर। ये बड़ा आसान सवाल है। देखो सर्किट में 3 रेजिस्टेंस दे रखा है, R1 R2 R3, बैटरी का वोल्टेज V है, सीरीज में करंट सेम जाता है, वोल्टेज अलग अलग होता है। कैपेसिटर में भी पढ़ाया था, वोल्टेज पूछेगा तो क्या तरीका था, सबसे पहले इक्विवेलेंट, वहां कैपेसिटेंस यहां रेजिस्टेंस, फिर टोटल करंट, करंट सबका वही होगा, सबका I वही है, सबका V निकाल दो। कैपेसिटर में चार्ज होता था, यहाँ I सेम होता है। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में सबका V सेम होगा, यहाँ सबका करंट पूछेगा तो एक बार V सबका सेम है तो करंट निकाल दो, V/R1 V/R2 V/R3, टोटल करंट जुड़ के आ जाएगा। आसान सवाल है। पैरेलल में V पता होगा, सीरीज में करंट निकाल कर सबका V पूछेगा, सीरीज में सबका V पूछेगा, इसमें सबका करंट पूछेगा। कुछ कॉन्सेप्चुअल सवाल। एक तो कंडक्टर ऐसा होता है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंडक्टर होते हैं बेटा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम नहीं होता है। मतलब कंडक्टर पहले कहीं ज्यादा मोटा है, कहीं पतला है, कहीं थिक है, कहीं थीन है, कहीं वायर थिक है, कहीं थीन है। नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब कहीं वायर थिक है, कहीं थीन है, कहीं थिक है, कहीं थीन है। तो उस केस में याद रखना, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इज वेरिएबल तो उससे करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट का जो फ्लो है वो मैग्नीट्यूड वही रहता है, ध्यान रखना। बट करंट डेंसिटी I/A, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसका फॉर्मूला V/D, वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस, या ड्रिफ्ट स्पीड E/m इंटू टाउ, सब पढ़ा चुका हूं। ये चेंज होगा क्योंकि करंट डेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या ड्रिफ्ट स्पीड हो, ये तीनों के तीनों क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली होते हैं, याद रखना। यानी जहां एरिया ज्यादा, जहां वायर मोटी हो जाएगी यहां ये सब कम हो जाएगा, जहां वायर पतली होगी वहां ये ज्यादा हो जाएगा। बट करंट का मैग्नीट्यूड याद रखना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया से कोई लेना देना नहीं, करंट कांस्टेंट रहेगा। अगला, अगर हम चाहते हैं कि लो वोल्टेज सप्लाई है हमारे पास, लो वोल्टेज सप्लाई का मतलब कम वोल्टेज का सप्लाई है, फिर भी हम चाहते हैं करंट मैक्सिमम हो। एक बैटरी है कम वोल्टेज का, कम ईएमएफ का, फिर भी हम चाहते हैं करंट ज्यादा मिले। तो एक तो मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम करंट के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दे भी दे तो उसको भी गायब करो, मत लो,
करंट मैक्सिमम चाहिए, और इंटरनल तो लेना ही पड़ेगा, जब बैटरी है तो उसका देगा तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन वो भी कम से कम कोशिश करो, यानी रेजिस्टेंस हर हाल में कम हो, हर हाल में रेजिस्टेंस कम हो। मैक्सिमम के लिए तो ये हो ही ना, और ये हो भी तो बहुत कम हो। तो लो वोल्टेज सप्लाई के पास जितना लो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा मैक्सिमम करंट का ऑप्शन बनेगा। और याद रखना, ये भी मैंने बताया कि जो कैपिटल आर है सर्किट में वो भी क्या होना चाहिए, नेग्लेक्ट होना चाहिए, है तब भी नहीं है तब भी, और इंटरनल हो भी तो उसको कम होना चाहिए। एक कॉन्सेप्चुअल और आता है, एक मेटल होते हैं मेटल, और उसके एक अलॉयज होते हैं अलॉय। तो जो मेटल और मेटल के अलॉय में कंपेयर करें तो अलॉयज ऑफ मेटल हैव हाई ग्रेटर रेजिस्टिविटी। एक मेटल और मेटल के अलॉय की बात करें तो जो मेटल के अलॉय होंगे ना बेटा, उसकी रेजिस्टिविटी मेटल से ज्यादा होती है, लेकिन जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा जो मैंने पढ़ाया था, टेम्परेचर के साथ वेरिएशन, वो लो होता है, वो कम होता है। मान लो किसी का टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को 2-3 क्लास पहले जो टॉपिक पढ़ाया था, जो अल्फा आता था टेम्परेचर के वेरिएशन में, अगर वो कांस्टेंट किसी भी मेटल का या मेटल के अलॉयज का कम है तो समझ जाना कि उस पे, उस बॉडी पे टेम्परेचर चेंज का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा ये कॉपर है, कॉपर की वायर है, इसका अल्फा कम है, यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम है, तो इससे क्या समझ में आएगा आपको? बोलना इसका मतलब सर इसमें टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा, टेम्परेचर चेंज का ज्यादा असर इसके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे नहीं पड़ेगा। तो याद रखना, मेटल और मेटल को अलॉयज में कंपेयर करें तो मेटल के अलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो ज्यादा होती है, और मेटल के अलॉयज का जो अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो कम होता है, मतलब टेम्परेचर वेरिएशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। देन देयर ओन मेटल एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, यानी मैंगनीन जो है ना बेटा, मैंगनीन जो सबसे हाई रेजिस्टेंस होता है उसका भी अल्फा कम होता है, तो इसीलिए हम मैंगनीन को हाई रेजिस्टेंस वायर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। लोग पूछते हैं कि मैंगनीन को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं हाई रेजिस्टेंस वायर में? बोलोगे सर हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें हीट एनर्जी भी ज्यादा बनेगी, लेकिन मैंगनीन की एक खासियत है सर कि उसका अल्फा यानी टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होता है। उससे क्या फायदा होता है कि टेम्परेचर के वेरिएशन का ज्यादा असर उसके रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी पे नहीं फर्क पड़ता है, इसीलिए कितना भी मैंगनीन गर्म हो जाए उसके रेजिस्टेंस पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चंस आज मैंने फिनिश कर दिया, अच्छे से पढ़ा दिया। मैं बोर्ड का पिक भेजूंगा, उसी से नोट करना है। और अगली क्लास में एकदम नया टॉपिक, फ्रेश टॉपिक, किरचॉफ्स लॉ। अब तक जो मैंने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है? तो अब बच्चे, अब अगली क्लास में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? अगली क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।